नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण IAPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सिविल सर्विस परीक्षा और स्टेट लेवल सिविल सर्विस परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं हेतु यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है भारत में कृषि। भारतीय कृषि की कुछ विशेषताएं हैं, उन पर चर्चा कर लेनी आवश्यक है। क्या विशेषताएं भारत कृषि की? यह भारत की कृषि निर्वाह प्रकार की कृषि है। भारतीय कृषि पर भारी जनसंख्या का दबाव है। वहीं खाद्यान्नों की खेती की प्रधानता है। भारत में जो खेती होती है उसमें खाद्यान्न फसलों की प्रधानता रहती है। कृषि फसलों का की विविधता रहती है। वहीं प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण भारतीय कृषि को प्रभावित करते हैं। सीमित क्षेत्रों में गहन कृषि होती है। वहीं कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती है, जो कि मानसून पर आधारित है। भारतीय कृषि चारा फसलों पर कम से कम ध्यान देती है। चलिए, ऋतुओं के अनुसार कृषि के फसल के प्रारूप, ऋतुओं के अनुसार कृषि के फसल प्रारूप पर चर्चा करते हैं। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल पर चर्चा होगी। सबसे पहले खरीफ की फसल। इन फसलों को अधिक जल की आवश्यकता, अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। किस फसलों को? खरीफ की फसलों को। खरीफ की फसलें जून और जुलाई में बोया जाता है या सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। तो प्रमुख फसलें हैं चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, तंबाकू, बाजरा, गन्ना, दाल, प्याज, हरी मिर्च, लौकी, भिंडी इत्यादि। तो ये फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें, ये फसलें शरद ऋतु में उगाई जाती हैं। जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी, परिपक्व के समय गर्म और जलवायु की आवश्यकता होती है। मतलब जब पकता है फसल तो गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में इनकी बुआई होती है और कटाई इसमें मार्च अप्रैल में हो जाती है। प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चना, सरसों, रेपसीड। दक्षिण भारत की जो चावल हैं वो रबी की फसल में आती है, दक्षिणी भारतीय चावल। जायद की फसल यह भारत में मुख्य रूप से सिंचाई वाले क्षेत्रों में अल्पावधि ऋतु के लिए उगाई जाती हैं। जैसे प्रमुख फसल उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूज, खीरा, यह जायद फसल है। ये फसलें मार्च और जून के बीच में बोई जाती हैं। तो 3 प्रकार की फसलें हो गई। भारत में कृषि खेती के प्रकार। निर्वाह कृषि, जिसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। भारत में अधिकांश किसान इसी कृषि पद्धति में खेती करते हैं क्योंकि जोतों का आकार बहुत छोटा होता है, उनके पास तकनीकों की कमी होती है और कृषि संसाधनों का भी इनके पास अभाव होता है, इसीलिए वह निर्वाह कृषि करते हैं। किसी जमीन के छोटे छोटे टुकड़े पर भारवाहक पशुओं और परिवार के सदस्यों की मदद से खेती की जाती है। इस पद्धति के में अपनाए जाने वाले तरीके पुराने उपकरण साधारण होते, अर्थात परंपरागत कृषि कही जाती है। इसमें मुख्य रूप से खाद्य फसलों का उत्पादन पर बल दिया जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर पर चर्चा करते हैं। रोपड़ कृषि कही जाती है। भारत में रोपड़ कृषि ब्रिटिश सरकार द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार की खेती में नकदी फसल उगाई जाता है। क्या विशेषताएं हैं रोपड़ कृषि की? ज़्यादा पूंजी लागत रहती है, विशाल भूमि की आवश्यकता होती है, प्रबंध कौशल की आवश्यकता होती है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, अत्याधुनिक कृषि मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, अच्छी परिवहन सुविधा और खाद्य प्रसंस्करण कारखाना का यूज होता है इसमें। तो रोपड़ कृषि, इसमें उगाई जाने फसल कौन कौन सी हैं? जैसे रबड़ हो गए, चाय, कहवा, कोको, केला, नारियल, ये सब रोपड़ कृषि हैं। मसाले। आइए स्थानांतरित कृषि और झूम कृषि पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार की कृषि में आदिवासी लोगों द्वारा जमीन के एक छोटे टुकड़े को कृषि के लिए साफ किया जाता है। स्थानांतरित कृषि यह पूर्वी भारत में होती है। भारत के पूर्वी भाग अर्थात अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, ऐसे क्षेत्रों में जो पूर्वी भाग हैं वहाँ पर यह कृषि की जाती है। 2 से 3 वर्षों के बाद जमीन की उर्वरता कम हो जाती है, तब उस भूमि को त्याग दिया जाता है। फिर आदिवासी दूसरी जमीन की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। यह कृषि की अत्यंत प्राचीन पद्धति है। परिणाम स्वरूप पर्वतीय हिस्सों में बड़ी संख्या में वन उन्मूलन और मृदा अपरदन होता है। यह कृषि मुख्यतः असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में रहने वाली जनजातियों द्वारा किया जाता है।
इस कृषि के अंतर्गत धान, मक्का, बाजरा, तंबाकू, गन्ना आदि की खेती की जाती है। हरित कृषि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति लाने का श्रेय एम स्वामीनाथन को जाता है। विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। हरित क्रांति से का अभिप्राय देश में सिंचित असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं? 12 घटक हैं। उच्च उपज वाली किस्म के बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, कमांड एरिया विकास कार्यक्रम, विकास व जोतों का सुदृढ़ीकरण, भूमि सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि का मशीनीकरण, ग्रामीण सड़कें एवं विपणन, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि ऋण की आपूर्ति। हरित क्रांति के प्रभाव पर चर्चा कर लेते हैं। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, इन दोनों पर चर्चा करना आवश्यक है। हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, किसानों की उन्नति होती है, खाद्यान्नों के आयात में कटौती होती है, विदेशों जो खाद्यान्न आयात हो रहे हैं उसमें कटौती होती है। इसमें पूंजी खेती होती है, इसमें पूंजी लगाई जाती है और पूंजी प्राप्त की जाती है। कृषि से लाभ की पुनर्प्राप्ति होती है, औद्योगिक विकास होता है, ग्रामीण रोजगार प्राप्त होता है। तो यह सकारात्मक प्रभाव हैं हरित क्रांति के। वहीं नकारात्मक प्रभाव है अंतर फसल असंतुलन पाया जाता है, क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि होती है। बड़े किसानों को ही लाभ होता है, छोटे किसानों को इसमें लाभ नहीं होता है। उनके पास जोतों की कमी होती है, अत्याधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव होता है, तो इसलिए छोटे किसानों को लाभ नहीं होता। बेरोजगारी इसमें बढ़ती है, अंतर क्षेत्रीय प्रवास में वृद्धि होती है, पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि इसमें अत्यधिक उर्वरक, खाद उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। चलिए फसलों के वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं। फसल कितने प्रकार की होती है? खाद्य फसलें जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। नकद फसलें कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली नकद फसलें हैं। रोपड़ फसलें चाय, कहवा, नारियल, रबड़, मसाला, यह सब रोपड़ फसलें। वहीं बागवानी फसलें सेब, आम, केला, रसदार फल ये सब बागवानी फसलें हैं। जैसे अब आइए चावल पर चर्चा करते हैं। चावल उगाने की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। देश के कुल फसल उत्पादन में 23% की हिस्सा चावल पर है। चावल का सबसे अधिकतम क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। विश्व में चावल चीन के बाद भारत में दूसरा स्थान है। ये स्थिति आज भी बनी हुई है, भविष्य में बदल सकती है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का हिस्सा 42% है। चावल खरीफ की फसल है। मौसम के आधार पर यह अगहनी, अमन, शरतकालीन ओस और ग्रीष्मकालीन बोरा कहलाता है। उत्तर भारत में चावल की बुआई मई जून और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। तो चावल में अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और बोते समय गर्मी की आवश्यकता होती है और काटते समय मौसम सही रहता है। आवश्यक दशाओं पर चर्चा कर लें जो अभी हम कर रहे थे। चावल उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए उष्णार्द्र जलवायु और औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। चावल की फसल के लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की फसल के लिए गहरी, उर्वर, चिकनी, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये चावल की फसल की कुछ आवश्यक दशाएं हैं। चलिए गेहूं पर चर्चा कर लेते हैं। गेहूं भारत में चावल के बाद अन्य प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है। देश के कुल 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि हैं। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। यह लेटेस्ट डाटा नहीं है, इसे काट दीजिए, अपडेट कर लीजिएगा। भारत में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। वहीं भारत विश्व में 12% गेहूं का उत्पादन होता है। यह बदलता रहता है, इस पर भी आपको देखने की आवश्यकता, अपडेट करने की आवश्यकता है। उत्तर भारत में गेहूं की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है। वहीं दक्षिण भारत में गेहूं की बुआई सितंबर अक्टूबर में होती है और कटाई दिसंबर जनवरी में होती है। गेहूं रबी की फसल है तथा शीतोष्ण जलवायु की फसल है। शीतकालीन वर्षा मावड़ गेहूं की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। आवश्यक दशाएं क्या हैं गेहूं के लिए? गेहूं की फसल के लिए सामान्यतः 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य का तापमान होना चाहिए। गेहूं की फसल के लिए 50 से 100 मान लिया जाए, 50 से 70 वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए हल्की दोमट, बलुआ तथा चिकनी मिट्टी पर्याप्त है। तो ये गेहूं के लिए आवश्यक दशाएं हो गई हैं। चलिए आगे चलते हैं, ज्वार पर चलते हैं। ज्वार यह रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में होती है। ज्वार की फसल
रबी की और खरीफ की दोनों ऋतु की फसल है। यह अफ्रीकी मूल का पौधा है। ज्वार अफ्रीकी मूल का पौधा है। ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। ज्वार की सर्वाधिक उत्पादकता आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आवश्यक दशाएं ज्वार के लिए: वर्षा 30 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 26 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज्वार के लिए तापमान होना चाहिए। हल्की दोमट काली चिकनी मिट्टी इसके लिए आवश्यक है। वहीं उष्णकटिबंधीय पौधा है ज्वार। चलिए आगे आते हैं, बाजरा पर आते हैं। यह बाजरा भी ज्वार बाजरा अफ्रीकी मूल के पौधे कहे गए हैं और यह भारत में खरीफ की फसल कही जाती है। भारत में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा में होता है। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादकता हरियाणा राज्य की है। बाजरा एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक होनी चाहिए। कम वार्षिक क्षेत्र में जैसे राजस्थानी क्षेत्र में ऐसा मौसमी दशाएं पाई जाती हैं। वहीं तापमान 25 से 31 डिग्री सेल्सियस अर्थात गर्मी वाला मौसम होता है। मिट्टी बलुई, दोमट और रेतीली मिट्टी इसके लिए आवश्यक है। मक्का पर आते हैं। मक्का यह खरीफ की फसल है। इसके लिए अर्धशुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। मक्का का उत्पादन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान में होता है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मक्का का उत्पादन होता है। वहीं मक्के की फसल के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान एवं गहरी दोमट चिकनी काप मिट्टी की आवश्यकता होती है। मूंगफली की सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, मध्य प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में। मूंगफली की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। कितना? 50 से 75 सेंटीमीटर। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। हल्की दोमट बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। चना चना एक रबी की फसल है। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। चना उत्पादक क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान प्रमुख हैं। चना का सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में और सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में ही है। चना की फसल के लिए 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, 20 से 25 सेंटीमीटर तापमान, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। चना हो गया। चलिए कपास पर आते हैं। कपास एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। तो उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल कपास हो गई। कपास खरीफ की फसल है। भारत में कपास उत्पादन में अमेरिका और चीन प्रथम स्थान, अमेरिका चीन के बाद भारत का स्थान है, तृतीय स्थान है। भारत का अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। इसे अपडेट कर लीजिएगा, यह हर साल बदलते रहता है, ये आंकड़ा बदलता रहता है। कपास के क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। उत्पादन गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब। कपास की उत्पादकता में सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा का स्थान है। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा। आवश्यक दशाएं 75 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 21 से 30 सेंटीमीटर के तापमान। मिट्टी गहरी काली दक्कनी पर्वतीय पठारी मृदा है। जूट यह उष्णार्द्र जलवायु की फसल है। जूट एक खरीफ की फसल है। विश्व के कुल जूट उत्पादन में 66% का उत्पादन अकेले भारत करता है। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। जूट का क्षेत्रफल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है। जूट की फसल के लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। तो जूट की फसल के लिए वर्षा ज़्यादा आवश्यक है। 24 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, जलोढ़ मिट्टी, काप मृदा की आवश्यकता होती है जूट के लिए। अब आइए गन्ने पर चर्चा करते हैं। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए अधिक ताप और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। दक्षिण भारत में आर्द्रता अधिक होने के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादकता उत्तर भारत से ज़्यादा है। तो दक्षिण भारत में आर्द्रता अधिक होने के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ज़्यादा है। सर्वाधिक सिंचाई का उपयोग गन्ने के लिए किया जाता है। गन्ने के लिए 150 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा होनी चाहिए। 20 से 26 डिग्री का तापमान होना चाहिए एवं उपजाऊ दोमट, ना अम्लीय न क्षारीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ना अम्लीय न क्षारीय अर्थात दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। आइए तंबाकू पे आते हैं। तंबाकू की फसल पर चर्चा करते हैं। भारत में 2 प्रकार की तंबाकू का उत्पादन होता है। एक निकोटीना टोबेकम, दूसरी निकोटिमा रस्टिका। निकोटीना टोबेकम उपयोग सिगरेट, सिगार, चेरूद बनाने में, वहीं निकोटीना रस्टिका का उपयोग खैनी, हुक्का, बीड़ी में होता है। भारत में 90% तंबाकू निकोटियाना रस्टिका का उत्पादन किया जाता है। निकोटियाना रस्टिका सबसे ज़्यादा होती है। निकोटियाना टोबेकम 10%।
कोको का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में होता है। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश। निकोटिना टोबैकम उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक, फिर बिहार में। निकोटिना रस्टिका तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। टोबैकम का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में, वहीं रस्टिका का उत्पादन उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो रस्टिका का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है, टोबैकम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। आवश्यक दशाएं क्या हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तंबाकू के लिए आवश्यक दशाएं: वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से वर्षा हानिकारक होती है, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हानिकारक है। 50 से 100 के बीच में होने। पाला रहित तापमान होना चाहिए, पाला रहित मौसम होना चाहिए। तापमान 50 से 38 सेंटीमीटर के बीच में। लवण अम्ल युक्त अच्छी बलुई मिट्टी इसके लिए आवश्यक है। रबड़ की खेती के लिए देखते हैं। रबड़ के लिए, रबड़ क्या है? एक उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। भारत, थाईलैंड और इंडोनेशिया के बाद तीसरा रबड़ उत्पादक देश है। ये डाटा अपडेट होता रहता है, वो अपडेट कर लीजिएगा। भारत में वैसे केरल, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक क्षेत्र में रबड़ का उत्पादन होता है। केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन होता है भारत में। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है रबड़ के लिए। तापमान 25 से 35 सेंटीमीटर तापमान। हल्की अम्लीय लेटराइट परवर्ती मिट्टी की आवश्यकता होती है। चाय, यह उष्ण जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु का छाया पसंद पौधा है, छाया में लगाया जाता है। वहीं जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए चाय के लिए। यह अतः ढालनुमा भूमि में उगाया जाता है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में ऐसी ढालनुमा भूमि पाई जाती हैं। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा असम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, त्रिपुरा में होता है। आवश्यक दशाएं: 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस। भुरभुरी, दोमट मिट्टी, अम्ल प्रकार की मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ आदि इस मिट्टी में होनी चाहिए। ये आवश्यक दशाएं चाय के लिए होगी। आइए नारियल पर चर्चा करते हैं। यह एक तटीय जलवायु वाला पौधा है, तटों में पाया जाता है। नारियल के उत्पादन और निर्यात उपभोग में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसे अपडेट कर लीजिएगा, आंकड़ा बदलता रहता है। नारियल सबसे ज़्यादा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। आवश्यक दशाएं: 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, तटीय भाग में होती है। वहीं तापमान 20 से 25 सेंटीमीटर। लेटराइट प्रकार की मिट्टी में नारियल पैदा होता है। चलिए मसालों की बात करते हैं। मसाला उत्पादन में केरल, कर्नाटक, मालाबार आदि का स्थान प्रथम है। वही लेटेस्ट डाटा गुजरात को प्रथम स्थान बताता है, जो कि हर साल बदलता रहता है। केरल में काली मिर्च, इलायची, अदरक, सुपारी का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में मिर्च, हल्दी का उत्पादन होता है। ये मसाले की स्थिति है। मसालों के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। अम्लीय और लेटेराइट मिट्टी में मसाले पैदा होते हैं, ये आपको याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के भूगर्भिक संरचना पर चर्चा करते हैं। वहीं आर्कियन समूह की चट्टानों पर चर्चा करना आवश्यक है। सबसे पहले आर्कियन समूह की चट्टानों पर चर्चा करेंगे। इन चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। कौन सी चट्टानें? आर्कियन समूह की चट्टानें। यह प्राचीनतम तथा मूलभूत चट्टानें, सबसे प्राचीनतम और मूलभूत चट्टानें आर्कियन चट्टानें हैं। ये नीस, ग्रेनाइट तथा शिष्ट प्रकार की होती हैं। तो आर्कियन समूह की चट्टानें नीस, ग्रेनाइट और शिष्ट प्रकार की होती हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, ये रवेदार चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण नीस का निर्माण होता है। बुंदेलखंड नीस सबसे प्राचीन नीस है। बुंदेलखंड का नीस सबसे प्राचीन नीस है। विस्तार भारत में कहाँ कहाँ है आर्कियन समूह की चट्टानों का, इस पर चर्चा करना आवश्यक है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में आर्कियन समूह की चट्टानों का विस्तार है। अब आइए धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर चर्चा करते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से, ध्यान दीजिएगा, पहले प्रकार की जो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। या प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। प्राचीनतम परतदार चट्टानें कौन सी हैं अगर पूछा गया तो आप कहेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इसके निर्माण के समय जीवों का उद्भव नहीं हुआ था, इसीलिए जीवाश्म नहीं पाए गए।
इस क्रम के चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिलों में हुआ है। इस क्रम के चट्टानों का जन्म कब हुआ? जन्म कर्नाटक के धारवाड़ तथा शिमोगा जिलों में हुआ था। अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है, जो संसार के प्राचीनतम बलित पर्वत हैं। इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सभी प्रकार के धात्विक खनिज जैसे लोहा, मैंगनीज, सोना आदि इन चट्टानों में पाए जाते हैं। किसमें? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। वितरण: दक्षिण दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक, बेलारी एवं शिमोगा जिला, नागपुर, जबलपुर में सासर श्रेणी, गुजरात के चंपानेर श्रेणी में इसका वितरण है। उत्तरी भारत में हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं पर्वत श्रेणियों में तथा असम के पठारी भागों में शिलांग श्रेणी में इसका वितरण है। कुडब्बा क्रम की चट्टानों पर चर्चा करते हैं। कुडब्बा क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इस क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। इस प्रकार ये भी परतदार चट्टानें हैं। तो कुडब्बा चट्टानें भी अपर्दन निक्षेपण से बनती हैं। किससे? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। और ये परतदार चट्टानें हैं। इस चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडब्बा जिले के नाम पर हुआ। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें खनिज भंडार अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। इन चट्टानों से लोहा, मैंगनीज प्राप्त होता है। राजस्थान में इन्हीं चट्टानों से तांबा, सीसा, रांगा प्राप्त होता है। विस्तार: पापाधनी व चियार श्रेणी, नलमलाई श्रेणी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमालय के कुछ क्षेत्रों में कुडब्बा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों पर चर्चा करना आवश्यक है। विंध्य क्रम की चट्टानें, इनका निर्माण कुडब्बा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। छिछले सागर एवं नदी घाटियों के तलछट के निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। इसमें सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों में इसमें चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी प्राप्त होती है। इस संरचना की चट्टानों का प्रयोग अग्नि भवन निर्माण के लिए किया जाता है। सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद आदि इसी संरचना के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले, कर्नाटक के गोलकोंडा के हीरे खान इसी क्रम की चट्टानों में स्थित हैं। वहीं विस्तार: सोन नदी की घाटी, सेमरी श्रेणी आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग के कुरनूल जिले में, भीमा नदी की घाटी भीमा श्रेणी में। वहीं राजस्थान के जोधपुर, चित्तौड़गढ़ की पालनी श्रेणी, गोदावरी घाटी, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड आदि क्षेत्र में इनका विस्तार है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों पर चर्चा कर लेना आवश्यक है। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरेसिक युग के बीच हुआ। तो किस युग के बीच हुआ? कार्बोनिफेरस से जुरेसिक युग के बीच में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इसके निर्माण के समय हिमयुग का आविर्भाव हुआ था। हिम नदियों के कारण उच्च पर्वतीय भागों का अपर्दन हुआ। निक्षेप नदियां घाटियों के छिछले जल क्षेत्रों में एकत्र हुए और नदियां उपजाऊ बन गईं। इसमें प्राचीन काल के वृक्ष आदि पैदा हुए। कार्बोनिफेरस युग में प्रायद्वीपीय भारत की कई दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों में ये वनस्पतियां दब गईं। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप के कारण कोयले में परिवर्तित हो गई। भारत में 90% कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। किन चट्टानों में? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। विस्तार कहाँ कहाँ है? महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, कच्छ, काठियावाड़, पश्चिम राजस्थान, मद्रास, कुटूर, कटक, राजमहेंद्री, विजयवाड़ा, तिरुचनापल्ली, रामानाथपुरम, सोन घाटी, दामोदर घाटी आदि घाटियां हैं। दक्कन ट्रेप पर चर्चा कर लेते हैं। मीसोजोइक युग में अंतिम काल, क्रस्टेशियस युग में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रकार दरारों के माध्यम से लावा के उद्गार के फलस्वरूप दक्कन ट्रेप चट्टानों का निर्माण हुआ। यह संरचना बेसाल्ट तथा डोलोमाइट से निर्मित है। ये इन कठोर चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो काली मिट्टी का निर्माण कठोर चट्टानों के विखंडन से हुआ है। विस्तार है: महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में
दक्कन ट्रेप की काली मिट्टी पाई जाती हैं। टर्सरी क्रम की चट्टानों पर चर्चा कर लेते हैं। इन क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच में हुआ है। इयोसीन युग से प्लायोसीन युग के बीच में टर्सरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसी काल में हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ था, टर्सरी क्रम की चट्टानों के काल में। भारत में यह केवल तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत की हिमालय श्रेणी इस प्रकार की चट्टानें हैं। कौन सी टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं? चलिए आगे चलते हैं। भारत का अपवाह तंत्र पर चर्चा करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। यह एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। इस प्रकार कई जलमार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का विकास होता है। अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कर लेते हैं। चट्टानों का स्वरूप और संरचना अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। स्थलाकृति ढाल, प्रवाहित जल की मात्रा, प्रवाह अवधि अथवा समय, यह सब अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उद्गम की दृष्टि के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीप अपवाह तंत्र। हम यहाँ हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीप अपवाह तंत्र की तुलना करने जा रहे हैं। यह प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है। हिमालय की नदियां सदा नीरा अर्थात वर्ष भर जल से पूर्ण रहती। इनका स्रोत प्रायः ग्लेशियर से जुड़ा हुआ होता है। इन नदियों में वर्ष में 2 बार जल की मात्रा में वृद्धि होती है। प्रथमतः ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने के समय, द्वितीय दक्षिण पूर्व मानसून के समय, वर्षा के समय। हिमालय नदियां जैसे गंगा, यमुना, कोसी आदि नदियां हिमालय नदियां कही जाती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां ऋतुनिष्ठ होती हैं। केवल वर्षा जल पर निर्भर होने के कारण वर्ष में केवल एक बार जल मिलता है। वहीं प्रायः दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण इनमें जल स्तर में वृद्धि होती है। क्योंकि तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून से शीत ऋतु में वर्षा होती है, अतः कावेरी के निचले भाग में का जल उत्तर पूर्व मानसून के समय शीत ऋतु में बढ़ता है। वहीं अगला अंतर देखते हैं। हिमालय नदियों की द्रोणी प्रायः विशाल होती है, वहीं प्रायद्वीपीय नदियों की द्रोणियां प्रायः छोटी होती है। वहीं दूसरा अंतर है, हिमालय नदियां प्रायः अधिक लंबी होती हैं, जिसके का कारण स्रोत क्षेत्र से समुद्र दूर होना। प्रायद्वीपीय नदियां तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं। ये नदियां किसी न किसी बड़ी नदी की सहायक होती हैं, अतः सीधा समुद्र में कम गिरती हैं। ये तीव्र प्रायद्वीपीय ढाल के कारण अधिकतर नदियां समुद्र में जाती हैं। हिमालय नदियों में ये नदियां स्रोत से गहरी घाटियों और गार्ज का निर्माण करती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं की घाटियां कम गहरी और उथली होती हैं। हिमालय नदियां मैदानी भागों में लंबी दूरी तय करती हैं तथा नौका योग्य होती हैं हिमालय नदियां। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां मार्ग में जलप्रपात बनाने, जल की मात्रा घटने बढ़ने के कारण नौका गमन के अनुकूल नहीं होती हैं। ये डेल्टाई भाग में नव्य होती हैं। वहीं मैदानी भागों से बहने के कारण हिमालय नदियां तथा भूभाग के भूरभूरे होने के कारण ये हिमालय की नदियां विसर्ग का निर्माण करती हैं। तो हिमालय नदियां विसर्ग का निर्माण करती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टानों के भूभाग से होकर गुजरती हैं। कई नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। इनका निर्माण सीधा एवं रेखीय होता है। नर्मदा, तापी आदि भ्रंश घाटी में बहने के कारण रेखीय प्रवाह विकसित करती हैं। हिमालय वाली नदियां प्रायः मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां मुहाने पर प्रायः ज्वारनदमुख, एस्चुरी या छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए, हिमालय अपवाह तंत्र में हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र पर चर्चा करते हैं। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है, इसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम का स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। यह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, फिर हिमालय पर्वत को काटकर दमचोक के निकट, ध्यान रखिएगा, दमचोक के निकट भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है जो नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर यह
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लद्दाख श्रेणी को कौन सी नदी काटती है? सिंधु नदी काटती है। लद्दाख श्रेणी को काटकर एक गहरा जॉर्ज का निर्माण करती है। यह चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिल्लास के निकट पाकिस्तान में कहां प्रवेश करती है? चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। मिठनकोट से थोड़ा ऊपर इसमें पंचनद आकर मिलती है, पंचनद नदी मिलती हैं। पंचनद पंजाब की 5 नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम की संयुक्त धारा को कहा जाता है। सिंधु कराची के पूर्व अरब सागर में मिल जाती है, तो अरब सागर में मिल जाती है सिंधु नदी। चलिए, ये सिंधु नदी का उद्गम का क्षेत्र है, ये देखिए चित्र में, यह तिब्बत का क्षेत्र है। यहां से सिंधु नदी निकलती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है सिंधु नदी। इसमें पंचनद नदियां मिलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पंचनद नदियां हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम चंबल नदी पर चर्चा करते हैं। चंबल नदी हमने यह देखा, देखिए चंबल नदी बह रही है और यमुना में मिलती है आगे, ये है। इसकी कुछ सहायक नदियां जैसे क्षिप्रा नदी, काली सिंध, पार्वती नदी और बनास नदी। चलिए चंबल नदी पर चर्चा कर लेते हैं। चंबल मध्य प्रदेश के मालवा पठार में स्थित मुहू के निकट जनापाव पहाड़ियों से निकलती हैं। जनापाव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, यहाँ से चंबल नदी का उत्पन्न होता है। यह पहले उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा जिले में एक गार्ज का निर्माण करती है, गुजरती है। बाद में यह बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर से होती हुई अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, याद रखिएगा भाइयों बहनों, इटावा जिले में यमुना में मिलती है। तो चंबल कहाँ मिलती है? इटावा में, यमुना में मिलती है। चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि या अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि या अवनालिका अपर्दन अर्थात रेवाइंस का निर्माण करती है। बीहड़ कहा जाता है इसको, बीहड़ माने रेवाइंस। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती नदी, ये चंबल की सहायक नदी हैं। चलिए केन नदी पर चर्चा करते हैं। केन नदी यमुना की एक सहायक नदी है और चंबल भी सहायक नदी थी, जिस पर चर्चा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। केन नदी बांदा जिले के निकट यमुना में मिलती है। केन नदी बांदा के निकट यमुना में मिलती है। बेतवा नदी, इसका उद्गम कुम्बरा गांव, विंध्य पर्वत, कुम्बरा गांव, रायसेन जिला, विंध्य पर्वत से निकलती है। प्राचीन काल में यह नेत्रवती के नाम से जाना जाता था इस बेतवा नदी का। यह मध्य प्रदेश में बहती हुई ओरछा के निकट उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। बेतवा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यह यमुना में मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यह यमुना में मिल जाती है। इस नदी में बनी सबसे प्रमुख परियोजना माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। चलिए टोंस नदी, पुराणों में इसको तमसा नदी के नाम से जाना जाता है। यह गंगा की सहायक नदी है टोंस नदी। इसका उद्गम सतना जिले में मेहर में कैमूर की पहाड़ियों से होता है टोंस नदी का। उत्तर प्रदेश के सिरसा के पास यह गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? टोंस नदी। अब आइए सोन नदी पर चर्चा करते हैं। इसका निर्माण स्वर्ण या सोनभद्रा भी था। यह गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक में विंध्य पर्वत श्रृंखला के मैकाल पहाड़ियों से सोनमुड़ा नामक स्थान से होता है। यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर फिर झारखंड में प्रवेश कर बिहार में प्रवेश करती है। अंत में पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इस पर निर्मित सबसे प्रमुख परियोजना बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर? सोन नदी पर बनाई गई है। बाएं तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं रामगंगा नदी। इस नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से होकर यह गंगा में कन्नौज में मिलती है। रामगंगा कहाँ मिलती है? गंगा में कन्नौज से मिलती है। इंपॉर्टेंट है। गोमती नदी, यह एक हिमालय नदी नहीं है। यह पीलीभीत जिले से निकलती है, उत्तर प्रदेश का जिला है। यह गाजीपुर के निकट, यह गाजीपुर भी उत्तर प्रदेश में है, गंगा से मिलती है गाजीपुर में। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर आदि जिले गोमती नदी के तट पर स्थित बसे हैं। घाघरा नदी, यह तिब्बत मानसरोवर में स्थित गुरला मानधोता चोटी से के निकट मापचाचुंग हिमनद से निकलती है। नेपाल में घाघरा को करनैली नाम से जाना जाता है। किस नाम से? करनैली।
या बिहार में छपरा के निकट गंगा से मिलती है। घाघरा नदी, इस नदी का कुल जल क्षेत्र का 45% हिस्सा भारत में पड़ता है। गंडक नदी, इस नदी का उद्गम नेपाल में है। यह पटना से पूर्व सोनपुर में गंगा से मिलती है। गंडक नदी पर बिहार नेपाल का संयुक्त उद्यम गंडक परियोजना है। बूढ़ी गंगा, भारत नेपाल की सीमा के निकट सुमेर पहाड़ियों की पश्चिम प्लानों से निकलकर यह गंगा में मिलती है। बूढ़ी गंगा। कोसी नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है, जो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाईधाम चोटी से निकलती है। यह बिहार के काढ़ागोला नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। इस नदी में पश्चिम खिंचाव की प्रवृत्ति है। बाढ़ की विभीषिका के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकल रही है? महानंदा नदी। भारत में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी। गंगा नदी तंत्र से जुड़ी विभिन्न नदी घाटी परियोजना पर चर्चा करना आवश्यक है। टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध का निर्माण भिलांगना भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी नामक स्थान पर किया गया है। भूकंप प्रवण क्षेत्र में अधिक ऊंचे बांध बनाए जाने के कारण तथा बड़े भूभाग पर बने वन काटे जाने के कारण इस नदी घाटी परियोजना का गंभीर विरोध किया जा रहा है। टनकपुर परियोजना, यह उत्तराखंड नेपाल की सीमा पर बहने वाली काली नदी पर टनकपुर नामक यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। गंडक नदी परियोजना, यह बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल की संयुक्त परियोजना गंडक परियोजना है। गंडक नदी में सूरतपुरा नेपाल में जल विद्युत उत्पन्न होता है। बिहार में गैसाटोलन वाल्मीकि नगर में बांध बनाया गया है गंडक नदी पर। कोसी नदी परियोजना, यह बिहार नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस योजना का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई उत्पादन है। जल विद्युत उत्पादन नेपाल में हो रहा है कोसी परियोजना के द्वारा। रिहंद परियोजना, यह उत्तर प्रदेश की परियोजना है, लेकिन इसका विस्तार बिहार और मध्य प्रदेश को भी लाभ इसको मिल रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर पिपरी सोनभद्र जिले नामक स्थान पर किया जा रहा है। सोन की सहायक नदी रिहंद पर। जलागार का निर्माण उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर किया गया है। जलागार, जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर है। बाणसागर परियोजना, यह सोन नदी पर मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना बाणसागर है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश की। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश के शहडोल में किया गया है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। चंबल परियोजना, यह राजस्थान मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना। इस योजना के तहत चंबल नदी पर 3 जगहों पर बांध बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर बांध बनाया गया है, जिसके पीछे जलागार नामक स्थान गांधी सागर रखा गया है। राजस्थान में रावत भाटा और कोटा में बांध बनाया गया है। रावत भाटा में स्थित जलागार का नाम महाराणा प्रताप सागर है। कोटा में स्थित जलागार का नाम जवाहर सागर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, यह अविभाजित बिहार, वर्तमान में झारखंड की ओर पश्चिम बंगाल की परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। यह दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 की। इस परियोजना का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना पर आधारित है। दामोदर नदी घाटी का मॉडल अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी योजना पर आधारित है। यह ऐसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसमें जल विद्युत का अधिक से अधिक ताप विद्युत उत्पादन होता है। बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुरा में ताप विद्युत केंद्र है। इसमें मैथन, तलैया, बाल पहाड़ी नामक जगहों पर जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। दामोदर नदी पर दुर्गापुर में बैराज बनाकर नहर निकाला गया है। इसका प्रयोग सिंचाई के लिए होता है। बाढ़ की विभीषिका के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। मयूराक्षी परियोजना, यह अविभाजित बिहार, वर्तमान झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बांध बनाया गया है। इसे कनाडा बांध भी कहते हैं। तो मयूराक्षी परियोजना कहाँ, किस राज्य में? वर्तमान झारखंड और बंगाल की संयुक्त परियोजना है। चलिए
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर स्थित झील के निकट कांगयू झील कांगसू के ठीक दक्षिण में स्थित कैलाश श्रेणी की एक हिमानी से निकलती है। तिब्बत में यह सांगपो नाम से जानी जाती है। नामचा बर्मा को काटती हुई यह गहरे जॉर्ज का निर्माण करती है। यह सियांग और फिर दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। सियांग फिर दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। कुछ दूर दक्षिण पश्चिम दिशा बहने के बाद इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां जैसे दिबांग और लोहित इसके बाएं किनारे से आकर मिल जाती हैं। तो दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इसके बाद इस नदी तंत्र को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश इसके दाहिनी तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी नदी है? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश। ब्रह्मपुत्र नदी को की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसमें 916 किलोमीटर भारत में बहती है। वहीं धुबरी और गोलपाड़ा के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब यह दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है। जमुना के दाहिनी ओर से तीस्ता नदी आकर मिलती है। जमुना आगे जाकर पद्मा मतलब गंगा से मिल जाती है। गंगा को पद्मा कहा गया है। पद्मा मेघना नदी से मिलने के बाद मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले मेघना नाम होता है। तो यह ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र है। इस पर चित्र देख लेना आवश्यक है। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है। तीस्ता नदी सिक्किम से प्रारंभ होती है। तीस्ता नदी कहां से प्रारंभ हो रही है? सिक्किम से प्रारंभ होती है तीस्ता नदी। और ये उत्तर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की धारा के मध्य विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसे माजुली द्वीप कहा जाता है। वर्तमान में नदी कटाव के कारण माजुली द्वीप का अस्तित्व खतरे में है। ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हुई भारत की कुछ नदी घाटी परियोजना पर चर्चा कर लेना आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रंगा नदी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। पाकी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में, कोपरी जल विद्युत परियोजना असम में, दोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड, लोकटक मणिपुर में, तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना मणिपुर में, थालेश्वरी जल विद्युत परियोजना मिजोरम में, तुईवाई जल विद्युत परियोजना मिजोरम में, रंगीत जल विद्युत परियोजना सिक्किम में। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत का उपवाह तंत्र, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्राचीन है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य जल विभाजक है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीप भारत में मुख्य जल विभाजक का काम करता है। प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। अधिकांश नदियां पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियां। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियां हैं, जो अपवाह स्वरूप पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इस कारण इन दो नदियों को का भ्रंश घाटी में होकर बहना है। इसका क्या कारण है? दो नदियां भ्रंश घाटी में होकर बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियां प्रायः ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जैसे नर्मदा, तापी, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। तो यहाँ पर कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में गिर रही हैं, जैसे साबरमती नदी अरब सागर में गिर रही है, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती, यह सब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। वहीं पूर्व की ओर बहने वाली नदी जैसे हुगली, दामोदर, ये सब स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिर, गोदावरी में पेनगंगा, वेनगंगा, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। पेन्नार नदी, कावेरी नदी बह रही है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। गई नदी, यह सब बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। चलिए आगे चलते हैं।
प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की प्रवाह की दिशा पूर्ववर्ती नदियाँ, पूर्ववाहिनी नदियाँ, पश्चिम वाहिनी नदियाँ। जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी या पूर्व वाहिनियाँ हैं। पश्चिम वाहिनी साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार ये पश्चिम वाहिनी नदी हैं। महानदी पर चर्चा करते हैं। महानदी अमरकंटक के दक्षिण सिहावा छत्तीसगढ़ से निकलती है। महानदी, यह नदी उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हीराकुंड बांध इसी महानदी पर स्थित है। अब आइए गोदावरी नदी पर चर्चा करते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। आयु, आकार और लंबाई के कारण दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा होगा इसमें। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा अगर हो गया तो कावेरी नदी को कहा जाता है। यह गलत है, इसे सुधार कर लीजिएगा। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है या बृहद गंगा, ओल्ड गंगा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक के पश्चिम में सह्याद्री पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर त्र्यंबक नामक जगह से गोदावरी निकलती है। इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, दुधना गोदावरी की सहायक नदी हैं। आइए कृष्णा नदी पर चर्चा कर लेते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? कृष्णा नदी। यह महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा नदी तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा, भीमा कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी हैं। कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, मूसी इसकी सहायक नदी हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। यह चापाकार डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध, कर्नाटक में अलमाटी बांध, दो बांध हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध, कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। पेन्नार नदी कर्नाटक में, पेन्नार उत्तरी पेन्नार की बात कर रहे हैं, कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। आंध्र प्रदेश में बहती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार नदी। दक्षिणी पेन्नार पर आप चर्चा कर लेते हैं। दक्षिणी पेन्नार केशव की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती हैं। एक नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकल रही है, एक केशव की पहाड़ी से निकलती है। दोनों कर्नाटक में हैं। उत्तरी पेन्नार के दक्षिण में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार नदी दो भागों में है। वहीं अन्य नदी पर चर्चा कर लेते हैं। कावेरी नदी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे दक्षिण की गंगा कहा गया है। कावेरी नदी को कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हैं। कहाँ से निकल रही हैं? कर्नाटक जिला, कुर्ग जिला, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तीन बातें हो गई। इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र कर्नाटक में दक्षिण पश्चिमी मानसून से तथा निचले जलग्रहण क्षेत्र में तमिलनाडु में उत्तरी पश्चिमी मानसून से वर्षा होने के कारण इस नदी में वर्ष भर जल का प्रभाव बना रहता है। तो कौन सी नदी में वर्ष भर जल का प्रभाव बना रहता है जो कि दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? वो कावेरी नदी है। कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून दोनों से जल प्राप्त होता है। कावेरी नदी की द्रोणी का 56% तमिलनाडु, 41% कर्नाटक और 3% केरल में है। कावेरी नदी एक चतुर्भुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। तो अगर यह प्रश्न आ गया पेपर में कि चतुर्भुज आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो कावेरी नदी बनाती है। इस नदी के मार्ग में कई प्राकृतिक जलप्रपात हैं, जिसमें शिवसमुद्रम कर्नाटक में है, होगेनेकल तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। कावेरी जब कर्नाटक के कोडागु पहाड़ी से आगे बढ़ती है तो उच्चावुच में अंतर के कारण जुड़वा जलप्रपात तो गगनचुंबी तथा भाराचुक्की का निर्माण करती है, जो सम्मिलित रूप से शिवसमुद्रम जलप्रपात से नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम में बहने वाली नदियों पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इसमें सबसे पहले हम साबरमती नदी पर चर्चा करेंगे। यह राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली श्रेणी से निकलती हैं। साबरमती नदी यह राजस्थान गुजरात में बहती है। दो राज्य याद करिएगा। राजस्थान गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? साबरमती नदी। गांधी सागर और अहमदाबाद इसी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती के तट पर स्थित हैं। माही नदी पर चर्चा कर लेते हैं। विंध्याचल पर्वत के पश्चिम में कौन सी झील है? मेहद झील से निकलती है। विंध्याचल के पश्चिम में माही नदी निकल रही है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। तीन राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तीन राज्यों में माही नदी गिर रही है। वहीं नर्मदा नदी, यह इंपॉर्टेंट नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है।
इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। यह गुजरात में भरूच के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में एक भ्रंश घाटी का से होकर बहती है। यह जबलपुर में भेड़घाट की संगमरमर शेरों को काटते हुए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में बहती है। सरदार सरोवर परियोजना, महेश्वर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर बांधों का निर्माण, नर्मदा घाटी परियोजना इसी नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर, महेश्वर, नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर बांधों के साथ नर्मदा घाटी परियोजना इसी नदी पर है। तापी नदी पर चर्चा कर लेते हैं। यह मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई से तापी नदी निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है। यह नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है। सूरत के आगे खंबात की खाड़ी में तापी नदी गिर जाती है। पेरियार यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। तो अन्नामलाई की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकल रही है? पेरियार नदी निकल रही है। वहीं वेम्बनाड झील के उत्तर में अरब सागर में गिरती है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? पेरियार नदी। प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियां, सुवर्णरेखा नदी प्रायद्वीपीय भारत की इस नदी की उत्पत्ति छोटा नागपुर पहाड़ रांची के पठार से होती है। यह नदी उड़ीसा पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। उड़ीसा पश्चिम बंगाल के बीच सुवर्णरेखा नदी सीमा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्राह्मणी नदी यह राउरकेला उड़ीसा के नजदीक कोयल और शंख नदियों के मुहाने से अस्तित्व में आई। कोयल और शंख नदी के मिलने से ब्राह्मणी नदी मिलती हैं और व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पंबा नदी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है तथा केरल में बहती हुई यह वेम्बनाड झील में गिरती है। लूनी नदी यह अजमेर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नाग पहाड़ी अरावली श्रेणी से निकलती है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलने वाली शरावती नदी, शरावती कर्नाटक में निकलती है, शिमोगा जिले से निकलती है। प्रसिद्ध जोग प्रपात गरतोप्पा प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। भरतपुझा नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। पेरियार दूसरी नदी है। यह पोन्नावी के नाम से भी जानी जाती है। भरतपुझा केरल की नदी है। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है तथा पोन्नानी नामक स्थान पर अरब सागर में गिरती है। किस स्थान पे? पोन्नानी नामक स्थान पर गिरती है। सबसे बड़ा जल क्षेत्र सहित नदी बेसिन गंगा नदी का है, फिर सिंधु नदी का है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा नदी का है। सबसे बड़ी नदियों का क्रम लंबाई में गंगा नदी, भारत की नदियों की बात कर रहे हैं, 2510 किलोमीटर, गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, सतलज नदी 1414 किलोमीटर, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, यमुना नदी 1376 किलोमीटर, नर्मदा नदी 1289 किलोमीटर। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं पश्चिम वाहिनी नदी घाटियों पर और पूर्व वाहिनी नदी घाटियों पर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी हैं जो कि पश्चिम वाहिनी नदियां हैं, जैसे नर्मदा घाटी परियोजना, उकाई परियोजना, काकरापारा गुजरात में है, माही परियोजना, शरावती जल विद्युत परियोजना, इडुक्की परियोजना, पराम्बेकुलम परियोजना, यह सब पश्चिम की वाहिनी नदियों पर बहने वाली परियोजना है, अरब सागर में गिरने वाली। वहीं बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा, पूर्ववाहिनी नदियों द्वारा बनने वाली नदी घाटी परियोजना जैसे हीराकुंड परियोजना, मचकुंड परियोजना, पोचमपात परियोजना, टाटा जल विद्युत परियोजना, कोयना जल विद्युत परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, अलमाटी परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, पापनासन परियोजना। पश्चिम वाहिनी नदियों पर निर्मित जल विद्युत परियोजना जैसे नर्मदा घाटी परियोजना, यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसमें लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान 4 राज्य हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 29 बड़े बांध बनाए गए हैं और जा रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर बांध तथा गुजरात का सरदार सरोवर बांध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बांध के अधिक ऊंचा होने के कारण बड़े जल क्षेत्र जमाव की समस्या पैदा हो गई। बड़े भूभाग से बने से वन काटे जाएंगे तथा बड़ी जनसंख्या को विस्थापित होना पड़ेगा। इन समस्याओं के कारण बांधों की ऊंचाई कम रखने की मांग समाजशास्त्रियों पर्यावरणविद के द्वारा की जा रही है।
मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। उकाई परियोजना गुजरात महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, तापी नदी पर है। उकाई नामक स्थान गुजरात पर बांध बनाया गया है। काकरापारा गुजरात में है, गुजरात की यह परियोजना है काकरापारा। ताप्ती नदी पर काकरापारा नामक स्थान पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। किस नदी पर? काकरापारा, ताप्ती नदी पर। माही योजना, इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में माही नदी पर बांध बनाया गया है। बांध के पीछे स्थित जलागार का नाम जमनालाल बजाज सागर बन रखा गया है। शरावती जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना कर्नाटक के शिवमोगा जिले से शरावती नदी पर क्रियान्वित की गई है। इसका के अंतर्गत भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात महात्मा गांधी या गरतुप्पा जलप्रपात पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। इसके जलागार का नाम लिंगनमक्की जलागार है। इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना पर चर्चा करते हैं। किस राज्य में? केरल के इडुक्की जिले में, या पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना। केरल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इडुक्की परियोजना है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना, यह केरल तथा तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत अल्लामलाई पहाड़ियों की 6 नदियों तथा मैदानी क्षेत्र की 2 नदियों का जल का उपयोग किया जा रहा है। वहीं पूर्ववाहिनी नदियों से जुड़ी कुछ परियोजना जैसे हीराकुंड परियोजना, इस परियोजना में के तहत उड़ीसा के महानदी पर बांध बनाया गया है। हीराकुंड विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। जल विद्युत सिंचाई बाढ़ का नियंत्रण की योजना का मुख्य लक्ष्य है। मचकुंड परियोजना, यह आंध्र प्रदेश उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। किनकी? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की मचकुंड परियोजना संयुक्त परियोजना है। इसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मचकुंड नदी पर बांध बनाया गया। टाटा जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र से विकसित परियोजना। इस योजना के तहत पश्चिमी घाट पर होने वाली अत्यधिक वर्षा को झील में एकत्र कर जल विद्युत बनाया गया है। इसका विकास टाटा समूह द्वारा किया गया है। कोयना जल विद्युत परियोजना पर चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नदी कोयना जल विद्युत परियोजना स्थापित है। वहीं नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर इसे विकसित किया गया है। सिंचाई बाढ़ नियंत्रण जल विद्युत उत्पादन में इसका उद्देश्य है। श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर निर्मित है। अलमाटी परियोजना कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थापित है। शिव समुद्रम परियोजना, यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थापित 1902 में भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना शिव समुद्र परियोजना है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर जलागार का निर्माण किया गया है। मैटूर परियोजना, इसकी स्थापना तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर की गई है। मैटूर कहाँ है? तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मैटूर बांध के पीछे जलागार का नाम स्टेनले जलागार है। क्या है? स्टेनले जलागार। वही पापनासन परियोजना तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी पर यह परियोजना स्थापित की है। तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी है। कौन सी नदी है? ताम्रपर्णी नदी पापनासन परियोजना है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।